Hello dear students, I welcome to all of you to the Social and Political Life class. Today we are going to learn the first chapter of the Social and Political Life book. The name of the chapter is The Indian Constitution. So students, let us start the lesson. इस चैप्टर में हम भारत के संविधान के बारे में पढ़ेंगे. Students, in this chapter we are going to begin with football, a game many of you have probably heard of or even played. इस चैप्टर की शुरुआत में फुटबॉल गेम के बारे में दी गई है. जैसे कि आप जानते हो, इस गेम में खिलाड़ी अपने पैरों से फुटबॉल को टच करता है, मारता है और खेलता है. अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ फुटबॉल, इफ द बॉल टचेस द आर्म ऑफ एनी प्लेयर देन दिस इज कंसिडर्ड ए फाउल. फुटबॉल गेम में रूल्स के अनुसार अगर फुटबॉल गोलकीपर के अलावा दूसरे प्लेयर्स के हाथों को टच करे तो उसको फाउल माना जाता है. सिमिलरली उसी तरह से दूसरे गेम्स जैसे कि हॉकी, क्रिकेट, इनका भी अपना रूल्स और रेगुलेशंस होता है. इनका भी नियम कानून होता है. ये जो रूल्स हैं ये सभी खेलों को एक दूसरे से अलग करते हैं. ये सभी जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं इन सभी को फंडामेंटल टू द गेम कहा जाता है. फॉर एग्जांपल, फुटबॉल में आप जो हैं हमेशा फुटबॉल को पैर से ही टच करेंगे. क्रिकेट में बॉल को बैट से हिट करना पड़ता है और हाथ से बॉल को फेंकना पड़ता है. इस तरीके से रूल्स हैं. उसी तरीके से सभी गेम्स के अपने अपने रूल्स हैं. स्टूडेंट्स, लाइक दिस गेम्स, ए सोसाइटी हैज कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स दैट मेक इट व्हाट इट इज एंड डिफरेंशिएट इट फ्रॉम अदर काइंड्स ऑफ सोसाइटीज. जिस तरीके से सभी गेम्स के अपने अपने रूल्स हैं, उसी तरीके से हमारा जो समाज है, हमारा जो देश है, उसके भी कुछ फंडामेंटल रूल्स होते हैं. समाज के जो ये रूल्स बनाए जाते हैं, ये रूल्स अलग अलग सोसाइटी के लिए अलग अलग होते हैं. जो बड़ी सोसाइटीज हैं, जहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं, अलग अलग कम्युनिटीज के लोग एक साथ रहते हैं, वहाँ पर ऐसे रूल्स को बनाए जाते हैं जिस पे सभी लोगों की सहमति हो. आज के समय में जो हमारा देश है, चाहे इंडिया हो या चाहे और कंट्री, वहाँ पर जो नियम कानून होते हैं या फिर जो रूल्स होते हैं वो रिटिन फॉर्म में होता है, मतलब लिखित रूप में होता है. ए रिटिन डॉक्यूमेंट इन विच वी फाउंड सच रूल्स इज कॉल्ड ए कॉन्स्टिट्यूशन. जो रिटिन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सारी रूल्स और रेगुलेशंस लिखे होते हैं किसी भी देश को चलाने के लिए, उसे रिटिन डॉक्यूमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके का डॉक्यूमेंट है, एक तरीके का कानून है जिसके जरिए हम अपनी कंट्री को चलाते हैं, अपने देश को चलाते हैं. सो स्टूडेंट्स, एक रिटिन डॉक्यूमेंट in which we find such rules is called a constitution. Students, we have looked at the Indian Constitution in class 6 and 7 in our social and political life textbooks. हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्लास 6 और क्लास 7 में पढ़े हैं. Students, here is a question. Have you ever wondered why we need a constitution or been curious about how the constitution got written और हु रोट इट? आपने कभी सोचा है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों होती है? कि आपने सोचा है कि कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरीके से लिखा गया है, किन लोगों ने लिखा है? तो इन चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में बात करने वाले हैं और उसके साथ ही हम कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स को भी डिस्कस करेंगे. Students, in the beginning of the chapter, here is a question. Why does a country need a constitution? इसका मतलब है किसी भी देश को कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों होती है. स्टूडेंट्स, आगे बढ़कर इसको जानते हैं. स्टूडेंट्स, टुडे मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन. While all democratic countries are likely to have a constitution, it is not necessary that all countries that have a constitution are democratic. आज के टाइम में दुनिया में जितने भी देश हैं
लगभग सभी देश के पास खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है। जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं सभी के पास लगभग कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन वैसी कंट्रीज जिसके पास कॉन्स्टिट्यूशन है जरूरी नहीं है कि वो कंट्री डेमोक्रेटिक हो। फॉर एग्जांपल चाइना के पास कॉन्स्टिट्यूशन है लेकिन वो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व्स several purposes. First, it lays down certain ideals that form the basis of the kind of country that we as citizens aspire to live in. कॉन्स्टिट्यूशन हमको कई सारी चीज़ें करने के लिए हेल्प करता है। सबसे पहला ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके से हमें बताता है कि हमारा जो देश होगा उसका बेस क्या होगा, यानी हमारे देश के जो लोग हैं वो किस तरीके की सोसाइटी में रहना पसंद करेंगे, किस तरीके से जीवन गुजारना पसंद करेंगे। स्टूडेंट्स, इफ वी पुट अनदर वे, ए कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स अस व्हाट द फंडामेंटल नेचर ऑफ आवर सोसाइटी इज। अगर इसको अलग तरीके से समझें तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये बताता है कि हमारा जो सोसाइटी है उसका फंडामेंटल नेचर क्या है, या फिर किस आधार पर, किस नियम कानून पर हमारा जो सोसाइटी है वो स्थापित हुआ है। कोई भी कंट्री हो वहाँ पर अलग अलग कम्युनिटीज के लोग एक साथ रहते हैं जिनके बीच में कुछ चीज़ों को लेकर एक राय बनती है, लेकिन बहुत सारी बातों पर उनकी जो राय है वो अलग अलग हो जाती है। ए कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प्स सर्व एज ए सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स दैट ऑल पर्सन्स इन ए कंट्री कैन एग्री अपॉन as the basis of the way in which they want the country to be governed. कॉन्स्टिट्यूशन हमें हेल्प करता है ताकि हम एक सेट ऑफ रूल्स या प्रिंसिपल स्थापित कर लें जिसके आधार पर सभी जो लोग हैं वो जीवन को गुजार सकेंगे या फिर किसी भी देश को चलाया जाएगा। जैसे अगर आप इंडिया को देखेंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशन है एक सेट ऑफ रूल्स और प्रिंसिपल्स पर आधार है और पूरे देश को चलाया जा रहा है और उसको देश के सभी लोग मान रहे हैं। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये सिर्फ ये नहीं बताता है कि देश में गवर्नमेंट किस तरीके से बनेगी, बल्कि ये भी बताती है कि हमारे जो देश है उसके कुछ आइडियल्स हैं जिसमें कि हमारे देश, हमारा जो कंट्री है वो स्थापित होगा। स्टूडेंट्स, in 1934, the Indian National Congress made the demand for a constituent assembly. 1934 में भारत में एक मेन पॉलिटिकल पार्टी थी जिसका नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने 1934 में ब्रिटिशर्स के आगे एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड की थी। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन गठन होना था उसके गठन के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड की थी। During the Second World War, this accession for an independent constituent assembly formed only of Indians and gained momentum, and this was convened in December 1946. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में भारत के लोगों ने एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड किए और दिसंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कन्वीन किया गया, मतलब बुला गया और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा गया। Students, between December 1946 and November 1949, the Constituent Assembly drafted a constitution for independent India. दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किए, मतलब लिखने लगे। तो उनको संविधान लिखने के लिए लगभग 3 वर्ष टाइम लगा। The Constitution of India came into force on 26 January 1950. Lastly, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ और उसी दिन को हम रिपब्लिक डे के रूप में पालन करते हैं। We celebrate 26 जनवरी as Republic Day. तो स्टूडेंट्स, now look at this picture. You can see that the photo alongside shows Prime Minister Jawaharlal Nehru addressing the Constituent Assembly.
आप लोग देख सकते हो कि इस पिक को जहां पर जवाहरलाल नेहरू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एड्रेस कर रहे हैं,